हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग नियोजन का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले वीडियो में नियोजन के बारे में देखा था। अर्थ, परिभाषा, विशेषता और नियोजन के महत्व को भी देखा था। आज आप लोग निकाल लीजिए पेज क्रमांक 93 अपने पुस्तक से, और आज हम लोग नियोजन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। वर्तमान युग आप लोग जानते हैं कि नियोजन का युग है। हर चीज़ योजना बनाकर की जाती है। अतः हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन बहुत आवश्यक है। और एक विद्वान जो अर्नोल्ड टॉयनबी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि मानव होने का एक लक्षण यह है कि वह नियोजन करता है। किसी भी संस्था के लिए भी नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसको बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए। प्रबंध छोटा हो चाहे बड़ा, घर हो या कार्यालय, सभी में नियोजन करना ही पड़ता है और इसीलिए नियोजन को बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति का आधार ही नियोजन है। और नियोजन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत से विद्वानों ने अलग अलग कहा है। जॉर्ज आर टेरी ने, कुंश ओडोनेल ने, मैरी कुशिंग नाइल्स ने। लेकिन इन सब को मिलाकर एक प्रक्रिया हमको तैयार करके मिली हुई है, जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नियोजन प्रक्रिया का जो सबसे पहला कदम है वो है लक्ष्य निर्धारित करना। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसका कुछ न कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होता है। ठीक इसी प्रकार व्यावसायिक उपक्रमों का भी उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। प्रथम लक्ष्य या उद्देश्य तो होता है लाभ कमाना, फिर बाकी अन्य उद्देश्य हो सकते हैं सेवा करना या अन्य और दूसरे उद्देश्य भी हो सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत सर्वप्रथम संपूर्ण उपक्रम के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उसके पश्चात मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर अन्य उप विभागों के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। ये जो लक्ष्य होते हैं ये अल्पकालीन भी हो सकते हैं और दीर्घकालीन भी हो सकते हैं। लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद संस्था के समस्त कर्मचारियों को इन उद्देश्यों से, लक्ष्यों से पूर्ण रूप से परिचित कराया जाता है, ताकि समस्त कर्मचारी उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर सकें। जो भी उद्देश्य है वो स्पष्ट और सभी के लिए समझने के योग्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करना नियोजन का पहला काम है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ही बाकी की क्रियाएं की जाती हैं। दूसरा कदम है, जैसे ही हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, दूसरा कदम होता है नियोजन के अंतर्गत पूर्वानुमान लगाना, जिसको कि फोरकास्टिंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मौसम विभाग को देखा होगा सूचना देते हुए, पूर्वानुमान लगाते हुए कि आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है या गर्मी पड़ने की संभावना है। ऐसे आप लोग टीवी में सूचनाओं में देखे होंगे। तो इसी को पहले से अनुमान लगाना, इसको बोलते हैं पूर्वानुमान। तो जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उसके बाद पूर्वानुमान लगाया जाता है और इसके लिए विभिन्न आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, प्रवृत्तियों का और परंपराओं का सहारा लिया जाता है और उसके आधार पर पूर्वानुमान किया जाता है। व्यवसाय का जो पूर्वानुमान है वो मौसम, बाजार और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी निर्भर होता है। अतः पूर्वानुमान के समय इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। पूर्वानुमान के अंतर्गत पारिश्रमिक की दर, क्रय की मात्रा, विक्रय नीति, लाभांश आदि के संबंध में भी पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान भावी परिस्थितियों के बारे में किए जाते हैं। पूर्वानुमान लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो पूर्वानुमान है ये सत्यता से ज़्यादा दूर न हो, और पूर्वानुमान लगाते समय सरकारी नीतियों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है और उसके बाद पूर्वानुमान लगा लेते हैं, उसके बाद तीसरा काम होता है नियोजन के अंतर्गत, और वो है सीमाएं निर्धारित करना। नियोजन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि
पूर्वानुमान का निर्धारण करते समय भविष्य में जो बाधाएं आने वाली हैं, क्या उनको हम लोगों ने दूर करने के उपाय कर लिए हैं? किसी भी पूर्वानुमान में सबसे खराब परिस्थिति को ध्यान में रखकर योजना अगर हम लोग बनाते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। और नियोजन की सीमाओं की दृष्टि से सीमाओं की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नियंत्रण योग्य सीमाएं, जिस पर कंपनी का पूरा अधिकार रहता है। दूसरा अर्ध नियंत्रण योग्य सीमाएं, इन पर भी कंपनी का आंशिक अधिकार रहता है। और तीसरा होता है अनियंत्रण योग्य सीमाएं, इन पर कंपनी का ये कोई नियंत्रण नहीं होता, ये पूरा बाहरी जो परिस्थितियां रहती हैं उन पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि सरकारी नीति, कर नीति, मौसम और प्राकृतिक दशाएं, इन पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जब सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं तो उसके बाद अगला कदम होता है वैकल्पिक कार्य विधियों का निर्धारण। व्यवसाय में कार्य करने के अनेक ढंग होते हैं, तो अगले कदम में कार्य करने के विभिन्न वैकल्पिक ढंगों को निर्धारित करना चाहिए और उन वैकल्पिक ढंगों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना चाहिए और इस हेतु वर्गीकरण, विश्लेषण करके उनका अच्छे से परीक्षण करना चाहिए ताकि जो श्रेष्ठ ढंग है उसका अनुमान लगाया जा सके। नियोजन के अंतर्गत जो 5वां कदम है वो है वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन। जब अनेक ढंगों से श्रेष्ठ ढंग का निर्धारण कर लिया जाता है तो फिर वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस कार्य में श्रेष्ठ ढंगों को अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद एक ढंग का एक स्थान के लिए श्रेष्ठ हो तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरा ढंग दूसरे स्थान के लिए श्रेष्ठ हो। इस बाबत कार्य का उद्देश्य और लक्ष्य तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही उनका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद 6वां कदम है श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। कार्य करने के विभिन्न ढंगों का विश्लेषण व मूल्यांकन कर उसमें श्रेष्ठ ढंग का चुनाव करना नियोजन का 6वां कदम है। श्रेष्ठ विकल्प का चयन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसी विधि द्वारा भविष्य की समस्त क्रियाएं संपादित की जाएंगी और इसी बिंदु से योजना का निर्माण भी प्रारंभ होता है। उसके बाद 7वां है उप योजनाओं का निर्माण करना। व्यवसाय में श्रेष्ठ विकल्प से योजना का निर्माण हो जाने के बाद 7वां कदम जो है वो मुख्य योजना व इसकी उप योजना का निर्माण करना होता है। मुख्य योजना तो व्यापार की मूल योजना होती है और इसको सफल बनाने के लिए अनेक उप योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इन उप योजनाओं को सहायक योजना या विभागीय योजना भी कहते हैं और इन्हीं के आधार पर व्यापारिक घटना चक्र व व्यूह रचना भी तैयार की जाती है। 8वां कदम है क्रियाओं का क्रम निश्चित करना। जब योजना और उप योजना तैयार हो जाती है तो उसके बाद योजना को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का क्रम तैयार करना पड़ता है और ये नियोजन का 8वां कदम है। क्रम का निर्धारण बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कार्यवाही इसी क्रम में की जाती है। क्रियाओं का क्रम निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे कार्य करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उसके बाद आखिरी काम जो होता है नियोजन के अंतर्गत वो है अनुसरण करना, जिसको कि फॉलोअप करना भी कहते हैं। तो अनुसरण करना योजना का 9वां और आखिरी चरण होता है। इसके अंतर्गत सभी कार्यवाहियों का बताए गए निर्देशों व नीतियों के अनुसार अनुसरण करना चाहिए और उस अनुसरण का कार्य उस समय तक लगातार चलते रहता है जब तक कि जो हमारा लक्ष्य है वो न प्राप्त हो जाए। भविष्य में किसी भी कार्रवाई में कोई बाधा आ जाए तो बाधाओं को दूर करके संशोधन करते हुए योजना को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये जो कदम थे इसको विधि भी कहा जाता है, नियोजन की विधि, और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि उपक्रम के कर्मचारियों में
अधिकारियों में कैसा तालमेल है, कितना सहयोग है। अर्थात संपूर्ण सफलता कर्मचारियों के सहयोग और सद्भावना पर ही निर्भर है। यदि संपूर्ण प्रबंध में एकता की और सहयोग की भावना हो तो नियोजन का कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है।